वेलकम बैक टू जीएस वरदान। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था। अब आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के दृष्टि से सही है। तो यह जो है 2006 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चूँकि हमेशा हर साल यह चेंज होता रहता है, तो जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं उस समय का डेटा इसको देख लीजिएगा। फिफ्टी टू में दिया गया है, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत कितना है। ये 12वें वित्त आयोग की बात कर रहा है। तो जिस समय क्या है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष जो हैं एन के सिंह बनाए गए हैं। इसके अध्यक्ष एन के सिंह बनाए गए हैं। और यह जो है 27 नवंबर 2007 को इसका गठन हुआ था। 27 नवंबर 2017 को इसका गठन हुआ था। 2017 को इसका गठन किया गया था 12वें वित्त आयोग का। तो भी आपका करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो देखिए दिया, योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। और आपको पता होगा, किसी राष्ट्र में एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। और यह जो है CSO द्वारा जारी किया था। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, CSO द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है। जैसे कि सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं तथा सरकार के राजस्व संग्रह एवं व्यय से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। तो इसमें देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन दिया गया है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है, श्रम गहन उद्योग वह है जहां पर दिया गया है कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ये गलत हो जाएगा। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। जहां पर अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ऐसे उद्योग जिन्हें माल तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है, उसे श्रम गहन उद्योग कहते हैं। और ऐसे उद्योग में अधिक श्रमिकों को काम पर रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में वर्कर रखे जाते हैं काम करने के लिए। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में संघीय बजटों में निम्नलिखित में से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है। तो इसमें आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये वाला तीसरा सही हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आगम व्यय। और भारत में संघीय बजटों में से जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 57, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। क्वेश्चन नंबर 57,
यह जो है राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है, राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से है। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसमें सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान को शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी 2001 में हुई थी, 2001 में शुरुआत हुई थी, और जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना था। जबकि भारत निर्माण कार्यक्रम जो है 2005 और 6 के केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था। 2005 और 6 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत शामिल किया गया था, और इसमें मुख्य रूप से 6 चीज़ों को शामिल किया गया था: सिंचाई, सड़कें, आवास, स्वच्छ पेयजल, दूरसंचार और बिजली। तो ये देखिए तीनों इसमें से शामिल हो जाते। सर्व शिक्षा अभियान इसमें नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षण समाप्त करने की संस्तुत की थी? तो इसमें हो जाएगा आबिद हुसैन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी पहला सही हो जाएगा। और इसके आधार पर आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और समिति ने 1997 में रिपोर्ट अपना पेश किया और बताया कि लघु उद्योग के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश भी की थी। तो आबिद हुसैन समिति, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। इकोनॉमी में जितने क्वेश्चन आएंगे सब करंट के आएंगे। गत दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निर्वात? तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। यह जब आप पेपर देख रहे हो, जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो उस समय का करंट से अपडेट कर लीजिएगा इसको। मौद्रिक नीति का यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में कौन करता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो प्रकार की पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और इसी के अंतर्गत पता होगा आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और बैंक रेट, ये सब निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, समय समय पर परिवर्तन किया जाता है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। तो कथन दिया है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, शिक्षित बेरोजगारी जो है बढ़ती है। कारण दिया है, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन और कारण सही है। देखिए विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होगी। जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होगी, टेक्निकल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स की कमी होगी, तब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है। प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद लोग क्या करते हैं, जिस प्रोफेशन से अपना कोई भी कोर्स करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अपना क्या करते हैं, उस हिसाब से अपने रोजगार का सृजन करते हैं। तो कथन और कारण दोनों से हो जाएगा, और इसका व्याख्या भी कर रहा है। ये भी देखिए उसमें करंट का न्यूज है, 1999-2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2005 यहाँ की गई थी। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 8 से 9%, लेकिन हमें क्या करना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा का नहीं है?
कौन सा ग्राम सभा का नहीं है? तो देखिए पहला दिया हुआ ग्राम पंचायत को परियोजनाओं की संस्तुत करना और संभावित कार्यों की सूची बनाना। तो ये तो है। कार्य के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करना और उसकी प्राप्ति तिथि अंकित करते हुए जारी करना भी है। ग्राम पंचायत में हो रहे कार्यों का निष्पादन और अनुश्रवण करना। चौथा दिया है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य हेतु ली गई सभी परियोजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक ऑडिट करना। तो ये आपका सही हो जाएगा, मतलब इसको शामिल नहीं किया गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि अंतर्गत ग्राम सभा का नहीं है, तो ये वाला चौथा हो जाएगा। अदृश्य निर्यात यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट, मतलब जो दिखाई नहीं देता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? दिया है सेवाओं का निर्यात, तो प्रतिबंधित सामान्य का निर्यात। तो दिखाई नहीं देता है, सेवाएं जो हैं, सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देती हैं। सर्विसेज दिखाई तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवाओं का निर्यात। अदृश्य होता है या दिखाई हमें नहीं देता है, जैसे गुड्स की तरह कोई भी सामान का अगर हम एक्सपोर्ट, दाल चावल या चीनी का अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन अगर किसी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसी को अदृश्य निर्यात कहा जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आयात निर्यात पर आपने पढ़ा होगा कि कस्टम ड्यूटी एक होता है, कस्टम ड्यूटी। तो जब बॉर्डर के अंदर किसी भी सामान की एंट्री होती है तब, और जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है? कस्टम ड्यूटी लगा, जिसे सीमा कर कहते हैं। कस्टम ड्यूटी कहते हैं, सीमा कर। भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को सितंबर 2006 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, निम्नलिखित में से चुनिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना नहीं है। और यहाँ पर हम बता देते हैं कि अब तक जब हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस समय तक यहाँ इंडिया में जो है 10 महारत्न कंपनी है। जैसे कंपनी 3 प्रकार की होती है, एक महारत्न, दूसरा नवरत्न, तीसरा क्या होता है? मिनी रत्न। तो महारत्न में 10 हैं, फिर नवरत्न में 14 कंपनियां हैं, नवरत्न 14 कंपनियां हैं। फिर मिनी रत्न को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो मिनी रत्न में कैटेगरी 1 में 62 है और कैटेगरी 2 में जो है 12 कंपनी है, मतलब ये दोनों मिलाकर के 74 कंपनी है। तो हम कह सकते हैं कि 10 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है और 74 जो है मिनी रत्न कंपनी है वर्तमान समय में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति के जनक, तो आपको पता होगा वर्जिस कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी और 1970 में ऑपरेशन फ्लड, ये भी याद कर लीजिएगा, 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। और यह जो था दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, ऑपरेशन फ्लड। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्जिस कुरियन और ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति जो चलाया कब गया था? 1964-65 में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या सही है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वर्तमान, ते वाला तो सही है, तीव्र गति से भारत की जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, 15 साल बाद भी। 2006 में भी बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही, 2020-21 में भी बढ़ रही है। और वर्तमान वृद्धि की दर से, तो वर्तमान समय यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। इसमें तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, देख लेते हैं फिर से।
वर्तमान वृद्धि दर निकट भविष्य के नीचे में इसके चीन से आगे जाने की संभावना हो सकती है। इस समय हम ऐसा कह नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2021 का जनगणना का रिपोर्ट आने वाला है, तो उसमें भी इंडिया का जो है चीन से कम ही है। तो हो सकता है ऐसा, अगर सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई तो। विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इग्नोर करते हैं। पहला वाला तो सही है। विदेशी निगम शासित होते हैं, विदेशी निगम जो हैं शासित होते हैं किसके द्वारा? तो विदेशी निगम जो है एक प्रकार की कंपनी है जो भारत के बाहर स्थापित हो तथा भारत में व्यवसाय कर रही हो, ठीक है, भारत के बाहर स्थापित हो तथा भारत में व्यवसाय कर रही हो। विदेशी निगम कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होते हैं। 1956 भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित किया जाता है। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाज कंपनी द्वारा, जहाज की जो कंपनी होती है वह जारी करती है, तो क्या जारी करती है? चार्टर पार्टी जारी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर पार्टी जारी करती है। संपूर्ण जहाज अगर किराए पर लिया जाता है तो जो जहाज की कंपनी होती है वह चार्टर पार्टी जारी करती है, और चार्टर पार्टी जहाज के मालिक तथा जहाज किराए पर लेने वाले के बीच एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली कौन सी महत्वपूर्ण धातु है? कौन सी महत्वपूर्ण धातु है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको पता होगा, स्टेनलेस स्टील की बात किए तो लोहा का प्रयोग तो होगा ही, निकिल का प्रयोग होता है और कार्बन का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है कार्बन का, तो कार्बन आपका सही हो जाएगा। कार्बन, निकिल और आयरन का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में, कार्बन सही हो जाएगा। दूसरा, एक कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहा है, जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स क्या है? तो एक चूँकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो ऊपर क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो घूम रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जब चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सोलर सेल से मिलेगी, और यह सोलर सेल क्या होगा, चार्ज करता रहेगा इसको, जिससे इसको एनर्जी मिलती रहेगी। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 74, ट्रांसफार्मर देखा होगा, गांव में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। तो पूछा गया है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। डीसी को एसी में बदलने के लिए, ये भी गलत है। आगे देखते हैं, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, ये गलत है। देखिए एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ये क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। और आपको पता होगा इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट इसमें यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, और ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली लगी होती है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। तो ऐसे ऐसे प्राइमरी कॉइल हो गया, फिर क्या होगा, ऐसे सेकेंडरी कॉइल हो गया। तो प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जो है करंट का फ्लो कैसे होता है, एक करंट का फ्लो जो होगा इंडक्शन द्वारा होगा, इंडक्शन द्वारा करंट का फ्लो होता है इसमें। तो एसी वोल्टेज का अपचयन और उपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बहुत ही आसान सवाल है, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा, ये आपका सही हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन इसे कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होगा, ढेर सारे हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो क्या होगा,
सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन के कारण होता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए दिया गया है कि ये हाई वेलोसिटी है, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य दिया गया है, दबाव दिया गया है जिसे प्रेशर कहते हैं, और एनर्जी दिया गया है। तो हाई वेलोसिटी जो होगा, वेवलेंथ और प्रेशर और एनर्जी। तो हाई जो वेलोसिटी होती है, पहले देखिए वेवलेंथ जो आसान वाला करते हैं, वेवलेंथ जो होगा एंगस्ट्रॉम होगा यूनिट इसका, और प्रेशर का पास्कल होता है पता है, एनर्जी का जूल होता है, और हाई जो वेलोसिटी होती है उसका मैक, उसको मैक में क्या करते हैं हम मेजर करते हैं, मैक में मेजर करते हैं। जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसको मैक में मेजर करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका मैक, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, दबाव पास्कल और ऊर्जा जूल, 1 2 3 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 77, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली धातु है। प्रतिदीप्ति में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसमें आप देखेंगे कि वो आपका जो मरकरी और वेपर होता है, मरकरी वेपर और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु पारावाष्प यानी कि मरकरी वेपर और आर्गन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लोरिसेंट लैंप। ये प्रतिदीप्ति स्फुरिदीप्ति पढ़ा होगा आपने, फ्लोरिसेंट लैंप में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो धातु, मतलब कि प्रयोग होने वाली जो वस्तु है, मरकरी वेपर होता है और आर्गन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जी का वैल्यू है, जी का जो वैल्यू है 1/6 है। ए जी अर्थ इज इक्वल टू 1 नहीं रुकिए, जो जी का वैल्यू है जी एम इज इक्वल टू 1/6 ये आपका अर्थ का 1/6 हो जाता है अर्थ का। तो इसलिए क्या होता है कि अगर 1/6 है अर्थ का, 1/6 है जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, यानी कि मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमें अपना भार कम प्रतीत होगा। तो भार कम प्रतीत होगा क्योंकि 1/6 होता है जी का। तो देखिए क्या है इसमें, कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, उसका भार घट जाता है। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थों में होता है। विस्तार का मतलब वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है। साइंस में थोड़ा सा हिंदी बहुत टफ हो जाता है। एक्सपेंशन, तो जब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो एक्सपेंशन उसमें मतलब कैसे होता है? तो सभी द्रव्यों में और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है हीट का एक्सपेंशन। गर्म करने पर जो विस्तारण होगा पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है। जब गर्म करते हैं किसी भी वस्तु को तो पदार्थ का घनत्व तो घटा देता है, और किसी पदार्थ का घनत्व तो उसके जो द्रव्यमान होता है मास के समानुपाती होता है, और उसके वॉल्यूम के यानी कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने पढ़ा होगा D = m/v होता है। m मास है और v क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो पदार्थ का भार क्या होगा, गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व घटा देगा। ये जो है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 79 का तीसरा हो जाएगा, ये चौथा नहीं होगा, तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व को घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी कि AC को DC में, AC क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC क्या होता है डायरेक्ट करंट। तो AC को DC में
परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में। तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सॉलिड जो स्नो होता है, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वाला सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला आपका सही है, हमें सुमेलित नहीं देखना है। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस जो होता है रासायनिक युद्ध में, मतलब एक प्रकार का केमिकल होता है जिसे हम क्या करते हैं, युद्ध में उसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। टेफ्लॉन फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होता है, फ्लोरीन युक्त पॉलीमर यानी फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होता है, और फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होता है। तो ये आपका चौथा वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो नहीं है का मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। और जो फ्लोरीन होता है ढेर सारे कार्बन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका पॉलीमर होता है, फ्लोरीन नहीं होता है उसमें। चौथा सही हो जाएगा। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन है, धान के खेत से निकलने वाली गैस। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। धान के खेत से जो है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है, और इससे वायुमंडल जहरीला व आसमान में धुएं जैसी एक धुएं की एक परत बन जाती है। और मुख्य गैस जो होती है मीथेनी होती है, और यह एक ग्रीन हाउस गैस है। और मीथेन गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव को लगभग 20 से 22% बढ़ा देती है। 20 से 22% क्या करती है, बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 83, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो कैसे पता लगाया जाता है? एनुअल रिंग के आधार पर। एनुअल रिंग होता है वार्षिक वलय जिसे कहते हैं, वार्षिक वलय के आधार पर इसका पता लगाया जा सकता है। देखिए उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, तो अगर किसी वृक्ष के तना को आप स्टेम को अगर कट करेंगे तो देखेंगे ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं, वार्षिक वलय। तो इसी के आधार पर इसकी आयु का पता लगाया जा सकता है, यह कितने वर्ष पुराना वृक्ष है। तो जितने वलयों की संख्या होगी उसी हिसाब से उसकी आयु की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर जो है हैदराबाद में स्थित है। शाहतूत साल बनाई जाती है, तो ये चीरू के बालों से शाहतूत साल बनाई जाती है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। और शाहतूत साल जो है एक तिब्बती एंटीलोप मृग होता है, एक हिरन की प्रजाति होती है, मृग होता है, इसे चीरू के नाम से भी जाना जाता है। और चीरू मृग मुख्यतः तिब्बत के पठार पर पाए जाते हैं, तिब्बत के पठार पर पाए जाते हैं। स्वचालित वाहन में निर्वातक का सबसे जो है अविशाल धातु है, सबसे ज़्यादा अविशाल धातु है, मतलब कि विषालु नहीं है, अविषालु धातु है, तो लेड है, निर्वातक का सबसे अविशाल धातु है। तो इसमें हम लेड का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्राएथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, TEL, टेट्राएथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, जिसे एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। तो लेड हो गया, लेड किस फॉर्म में यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में? टेट्राएथाइल लेड के फॉर्म में।
और थर्ड क्या है, या एंटी नॉकिंग एजेंट है, मतलब कि जो इंजन की आवाज़, जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है उसको क्या करता है, कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 87, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे मतलब कि ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय कौन सा दिया जा सकता है, कौन सा दिया जा सकता है? तो ओ निगेटिव दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन तथा आरएच फैक्टर का अभाव होता है। आरएच फैक्टर जो रीसस मंकी के नाम पर पड़ा हुआ है, तो आरएच फैक्टर और इसमें एंटीजन का अभाव होता है, अतः व्यक्ति को इस रक्त से स्कंदन का यानी कि कोगुलेशन का खतरा नहीं होता है। 88, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, स्टेम सेल इसमें हो जाएगा, स्टेम सेल। और स्टेम सेल जो होता है हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं सब में पाई जाती हैं, जैसे लीवर सेल में स्टेम सेल पाई जाती है, लीवर स्टेम सेल, कार्डियक स्टेम सेल, लंग स्टेम सेल, तो सब में पाई जाती है। और स्टेम सेल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इससे क्या हो सकता है, नए ऑर्गन का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। XC2 लैब में नए ऑर्गन का निर्माण हम कर सकते हैं इस स्टेम सेल की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है, दिनांक 3 जनवरी 2006 को लासा रेलवे स्टेशन पे पहली ट्रेन चली। तो इसमें आपका देखिए करंट का न्यूज़ था, तो उस समय का ऑप्शन था ऑक्सीजन मास्क के लिए, तीसरा सही था, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, पुराना क्वेश्चन है। सोयाबीन में नट्रोजन लिखा है, नट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की बात कर रहा है। सोयाबीन के नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम जैपोनिकम, ये होगा राइजोबियम जैपोनिकम, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह बैक्टीरिया जो होता है वायुमंडल नाइट्रोजन को अमोनिया में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और कुछ दलहनी पौधों की जड़ों के साथ यह क्या करता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यानी कि सहजीवी संबंध बनाता है, सहजीवी संबंध बनाता है। फसल लॉगिंग मेथड की बात कर रहा है, तो यह क्या होता है? क्रॉप लॉगिंग टेक्निक। तो क्रॉप लॉगिंग टेक्निक में फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है, और क्रॉप लॉगिंग फसलों की वृद्धि तथा बेहतर उत्पादकता के लिए विभिन्न समय अंतरालों में फसलों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को जानने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो उस समय का करंट न्यूज़ था, तो आज भी दूसरा स्थान है, और आप इसको देख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस समय से करंट से मैच करा लीजिएगा। ओके। फल पकने में बहुत ही आसान सा सवाल है, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। इथाइलिन क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट हार्मोन होता है, और इसको लैब में सिंथेसाइज भी किया जाता है, तो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला इसका था C2H4 इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 94, हम हल्दी के उस पौधे के भाग हल्दी उसके पौधे के किस भाग से प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा हल्दी यानी कि टर्मरिक और जिंजर को राइजोम कहते हैं, RHIZOME, राइजोम कहते हैं।
और यह राइजोम किसका रूपांतरित भाग होता है? तना का होता है, स्टेम का होता है, वो तने का भाग होता है राइजोम। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में। तो धान की खेत में किया जाता है, ये जो है धान की खेत में किया जाता है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट, ठीक है, क्या आप समझते हैं पर्यावरण से? तो इसके बारे में जो है क्वेश्चन नंबर 96 में देख लेते हैं आंसर। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। तो पर्यावरण जो होता है, इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से मिल करके बना हुआ है। इन्वायरनर का मतलब हुआ कि टू सराउंड, तो हमारे तरफ चारों तरफ का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण, और हिंदी में भी परिधन या आवरण कहते हैं। तो देखिए हमारे चारों तरफ क्या है? भूमि है, जल है, वायु है, पौधे और पशु हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। और उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, तो परिधन या आवरण पर्यावरण होता है, भी सही हो जाएगा। भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों को, तो पर्यावरण जो है बायोटिक कंपोनेंट उसमें होते हैं, यानी कि जैविक होते हैं। इसके अलावा फिजिकल होते हैं, भौतिक, भौतिक कारक जैसे कि वायु, जल, तापमान, मिट्टी, ये सब क्या होगा? भौतिक हो गए। जैविक ही मतलब जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास है, पेड़ पौधे और जंतु। सांस्कृतिक यानी चूँकि मनुष्य है, जानवर है, तो यहाँ पर क्या होगा? कल्चरल एक्टिविटी भी होगी, कल्चरल एक्टिविटी भी होगी, यानी कि कल्चरल एलिमेंट भी होंगे। कि अंतःक्रियात्मक व्यवस्था का अंतःसम्मत, इसमें से आपका सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो इसमें आपका चौथा वाला सही होगा, उपयुक्त सभी, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? अपकर्ष का मतलब हुआ डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अपकर्ष का मतलब हुआ पर्यावरण जो नष्ट हो रहा है, जो पर्यावरण का नष्टीकरण हो रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, कम होना, सही है। मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत, तो मानव क्या कर रहा है? कहीं न कहीं इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्या करता है? पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है कहीं न कहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, जे वाला, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान से। थोड़ा सा क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड काम करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब देखते हैं साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भी आपका करंट का न्यूज, इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो साइंस एंड टेक से हमेशा क्या होते हैं? करंट के न्यूज पूछे जाते हैं। तो उस समय इसका ऑप्शन था द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण के बारे में बात की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का उपयोग किया जाता है। निम्न तापी मतलब हो गया कि क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही, मतलब मिनिमम टेम्परेचर पे इस इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हो जाएगा रॉकेट, रॉकेट में इसका प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में। एक भूपग्रह यानी जियो सैटेलाइट की बात कर रहा है, अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी जो उपग्रह है, वह जैसे पृथ्वी का कोई उपग्रह है, कोई हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, मान लीजिए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है,
वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जब चक्कर लगाएगा तो पूछा जा रहा है कि दो प्रकार का एक फोर्स काम करता है, मान लीजिए अर्थ हो गई और ये चक्कर लगा रहा है, तो अंदर की तरफ क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है विकेंद्र बल, और बाहर की तरफ क्या होता है अपकेंद्र बल होता है। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से हम जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी क्या करती है, सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी की वजह से क्या है अपनी तरफ खींचती है, तो इसी के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है सैटेलाइट द्वारा। क्वेश्चन नंबर ये यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा करके कई तरह के पैटर्न से पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जहाँ 60,000 मुनियों ने तपस्या किया था, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य, और कहाँ पर है सीतापुर जिले में पड़ता है। यूपी के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य पड़ता है। और नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है और 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ पर 60,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ तपस्या किया था, तो नैमिषारण्य हो जाएगा। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है, 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो नैमिषारण्य टिक कर दीजिएगा। ओके। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, पता नहीं क्या पूछना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए किससे संबंधित है पूछा जा रहा है, तो भर्तृहरि से, भर्तृहरि से, या दूसरा से होगा। तो यह अनूप वेदिका जो भर्तृहरि से संबंधित है, राजा हुआ करते थे पुराने जमाने में। चुनारगढ़ उत्तर प्रदेश के चुनार नामक स्थान पर अवस्थित है, जहाँ पर राजा भर्तृहरि की समाधि है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें देखिए दिया गया सुमेलित करना है, और DLW कहाँ पर है, सुमेलित नहीं है दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ है और नहीं में। तो DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसको DLW नाम से जानते हैं, कहाँ पर है, तो वाराणसी में है, ये तो वाराणसी में ही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ये तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, ये भी इम्पोर्टेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है नोएडा में नहीं है, नोएडा में नहीं है, यह जो है गाजियाबाद में है, याद कर लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो हम क्या करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे, यह 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो इसमें अगर 2011 की हम बात करें तो 2011 में सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है प्रतिशत में औरैया में है, लगभग 79% है साक्षरता औरैया में है, और गाजियाबाद में लगभग 78% है। तो इस समय जो है 2011 की जनगणना के अनुसार औरैया ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें औरैया हो जाएगा, औरैया। 105 देखते हैं, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, यह जलवायु क्षेत्र के बारे में, कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पूछा गया सवाल है। तो कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश जो है 9, यहाँ पर देखिए जब हम यूपी स्पेशल के क्वेश्चन सॉल्व करा तो वहाँ डिस्कस किया था इसके बारे में। 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। केवल बस 9 याद कर लेना है, बाकी क्योंकि इतना बड़ा नाम है, जैसे कि आप देखेंगे भाबर और तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है,
बुंदेलखंड क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसी तरह के 9 जोन हैं टोटल। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। पिछले 2 दशकों से तो आपका पुराना क्वेश्चन है, तो इसे भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें दिया गया था, जो समय का जो ऑप्शन था, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 107 ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया गया। उत्तर प्रदेश के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। तो और इसमें दिया है जो सेक्स रेशियो 1,000 पुरुषों पर। यूपी की जो 933 था 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। और उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। ये साक्षरता जो है 2001 की जनगणना के अनुसार 60.1 था। तो पुराना क्वेश्चन है। तो 2,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 उत्तर प्रदेश के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ को सर्वाधिक विकसित पाया है। ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था उस समय का। तो इसको भी क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि अगर इसको डिस्कस करेंगे तो समस्या हो जाएगी, फिर यही याद हो जाएगा। 110 उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की है। तो बेतवा नदी पर यह लागू किया गया है, बेतवा नदी पर। चौथा सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले कहाँ पर हैं? यूपी में है। कितने हैं? 75 जिले हैं। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल जो है 75 जिले हैं। लेकिन जब 2006 में पेपर हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में 70 जिले हुआ करते थे। 112 उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं कहाँ पर? तो पुराना क्वेश्चन है। अब वर्तमान में इससे ज़्यादा करीब लगभग 24-25 सेज हैं। वर्तमान समय करीब 24 सेज हैं। यानी कि सेज का मतलब है विशिष्ट आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है जिसे। तो वर्तमान समय में कितने हैं? 24 हैं। तो उस समय जो था मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा था। उत्तर प्रदेश के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार जो है व्यापक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति को कटिबद्ध है। और उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्र में विस्तार कर दिया है। नगरीय क्षेत्रों के शिक्षा मित्र ₹2400 का मासिक दे, ये तो आपका चेंज हो गया है, गलत हो जाएगा। और वे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों में से भर्ती किए जाएंगे। ये भी आपका क्या है, कहीं न कहीं सही नहीं है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षा मित्र जो हैं उसमें बहुत सारा शिक्षा मित्रों के संबंधित बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 114 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को सुमेलित करना है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन जो हमेशा। तो बिरहा जो है अवधी भाषा में गाया जाने वाला एक लोक गीत है। तो बिरहा जो है अवधी भाषा में हो जाएगा, बिरहा अवधी में हो जाएगा। और यह जो है लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर आदि में बहुत ही पॉपुलर है। कजरी जो है भोजपुरी, कजरी भोजपुरी होता है।
कजरी, भोजपुरी। इसके बाद फिर जो आपका मल्हौर, मल्हौर क्या है, कौरवी हो जाएगा। और रसिया पता ही है, ब्रज, रसिया ब्रज भाषा से संबंधित है, ब्रज में रसिया है। किन देशों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वाने डिक्लेरेशन हस्ताक्षरित किया गया था, साइन किया गया था। तो ये तो करंट न्यूज है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, 116 ये भी करंट न्यूज है, 17 करंट न्यूज है, सारा करंट अफेयर्स का न्यूज है। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। ये सारे करंट न्यूज हैं। देख लेते हैं कोई अगर इम्पोर्टेंट में 2005 का, 2006 का। क्वेश्चन नंबर 126 2009 के बारे में पूछा जा रहा है। ये एक क्रिकेट से संबंधित है, छोड़ देते हैं। यहाँ देख लेते हैं कुछ काम का बन सकता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है। ये भी अब वर्तमान समय में बहुत सारे रिसर्चेज हो चुके हैं, तो बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो 128, तो इसका भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। और हर साल 2 साल पे कुछ ना कुछ नए एडवांस जो है रिसर्चेज होते रहते हैं। उस समय जो था भारत था। निम्नलिखित में से अनुषंगी नगर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है, तो अनुषंगी नगर पहले जान लेते हैं। ऐसे नगर जो किसी बड़े नगर पर अपने आवश्यक कार्यों एवं सेवाओं के लिए निर्भर रहते हैं। किसी बड़े नगर पर अपने आवश्यक जो क्रियाकलापों एवं सेवाओं के लिए निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुषंगी नगर कहते हैं। सैटेलाइट टाउन कहते हैं, सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट टाउन के नाम से जाना जाता है इन्हें। तो इसमें से आपका गाजियाबाद हो जाएगा, अनुषंगी नगर। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ है, तो इसीलिए क्या हुआ, अनुषंगी नगर हो जाएगा। इसी प्रकार से सोनीपत, गुड़गांव, नोएडा तथा फरीदाबाद भी दिल्ली के अनुषंगी नगर है, सैटेलाइट टाउन है। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो उस समय था खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, तो मैथमेटिक्स का केवल मैं ऑप्शन आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 का दिया गया है, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जे वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें आपका ऑप्शन जो होगा थर्ड हो जाएगा, जे वाला ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आसान सा रीजनिंग का सवाल है, जे वाला सही हो जाएगा, चौथा। 135, क्वेश्चन नंबर 135 का तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, 60 दिन। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा देख के। क्वेश्चन नंबर 136, पहले जो पेपर हुआ करते थे उसमें मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता था 150 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन जो होगा चौथा से 60,000 हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आसान सा सवाल है, इसको आप चाहें तो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 का जो है x = 2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का चौथा सही हो जाएगा, और चौथे में आंसर जो है 7 मीटर है, ये वाला सही हो जाएगा, 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 139, 139 में दूसरा सही हो जाएगा, 300 रुपये, सॉरी, दूसरा जो है
139, क्वेश्चन नंबर 139 का जो है 24,000, ये बी वाला दूसरा से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, 145 नहीं, पहले ऊपर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, तो 140 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा में दिया 300 रुपये, जे वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, 141 का थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड जो है 400 रुपये, इसका आंसर आएगा 400 रुपये आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 में पहला सही हो जाएगा। रनर है और समर है, कोड मिलाना है, तो विंटर का कोड क्या होगा, ऐसे दिया गया है। तो इसमें जो है पहला वाला आपका सही हो जाएगा, XIMSER। ये बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको क्वेश्चन को अगर लगाएंगे तो आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 143, 143 का थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 किलोमीटर, ये वाला सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 144, 144, 144 में 12% हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा 12%। क्वेश्चन नंबर 145 पहला सही हो जाएगा, बंदर वाला सवाल है। 145 का पहला सही हो जाएगा, 51 मिनट। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 का दूसरा सही हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 147, 147 का थर्ड सही हो जाएगा, 12 व्यक्तियों ने ड्रिंक लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 का थर्ड सही हो जाएगा, 400 रुपये, ये वाला 400 रुपये से हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 का चौथा सही हो जाएगा, 4x + 4y + 16 मीटर स्क्वायर, ये वाला सही हो जाएगा। 149 का। 50वां में देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो अलग अलग त्रिभुज को काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर के 12 आएंगे। इसमें 12 त्रिभुज आएंगे। ओके। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या ऐसे ही वीडियो को पॉज करके आप मैथ वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा 2006 का जो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर था हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम 2007 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही आप वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें।